Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, the students of King School. I hope you all are fine and safe at your home. My dear students, today we are going to start our new poem Piano. So please take out the books and open the page number 187. The poem Piano is written by D.H. Lawrence. D.H. Lawrence is the writer who wrote many contributions. He was born on 11 September in 1885 and died on 2nd of March 1930. He was an English writer and poet, wrote the topics like sexuality, emotional health, virtuality, spontaneity and instinct. The famous work which he done, Sons and Lover, The Rainbow and Woman in Love, Snake. These are his famous contributions which was very famous on that time. So my dear students, as you can see, we are going to start the poem Piano. Softly in the dusk, a woman is singing to me, taking me back down to the vista of the years. अच्छा, डस्ट का मतलब क्या है कि शाम जो है वो ढल रही है और मेरे इर्द गिर्द जो है एक लड़की धीमी आवाज़ में गुनगुना रही है और मुझे उस मधुर आवाज़ से सदियों पुराने सालों में लेकर जा रही है. टिल आई सी अ चाइल्ड सिटिंग अंडर द पियानो. जब तक मैं देखता हूँ कि बच्चा पियानो के जो है पास बैठा हुआ है. इन द बूम ऑफ द टिंगलिंग स्ट्रिंग्स. टिंगलिंग स्ट्रिंग्स मीन्स क्या है कि जो पियानो की जो मधुर आवाज़ें हैं उसके इर्द गिर्द घूम रही हैं बच्चे के इर्द गिर्द. एंड प्रेसिंग द स्मॉल पोइज्ड फीट ऑफ अ मदर हु स्माइल्स एज शी सिंग्स. वो बच्चा अपने माँ के पैरों तले माँ को दबा रहा है, पैरों को बहुत प्यार मोहब्बत से, और माँ मुस्कुराते हुए उसको गाना गा के देख रही है. इन दिस स्टैंजा द पोइट इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू से कि वो जो है एक औरत की मधुर आवाज़ में इतना गुम हो जाता है कि वो अपने पुरानी जो है दौर में चला जाता है. विस्टा ऑफ ईयर्स यानी कि सदियों पुराना जो उसका दौर था उसमें चला जाता है और वही वो वक्त महसूस करता है कि जैसे एक बच्चा अपने माँ के इर्द गिर्द ज़मीन पर पियानो के पास बैठा हुआ पैरों को दबा रहा होता और माँ गाते हुए मुस्कुरा कर उसको देख रही होती है. तो ये जो सारा सीन है वो उसको अपने बचपन की याद दिला दिया करता है कि किस तरीके से वो अपनी माँ के साथ बैठा करता था और माँ जो है वो उसको देख के गाया करती थी और साथ में जो राइटर है वो पियानो बजाया करता था. द नेक्स्ट स्टेंजा इज़ इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ द इंसीडियस मास्टरी ऑफ सॉन्ग बिट्रेज मी बैक till the heart of me weeps to belong to the old Sunday's evening at home with winter outside and hymns in the cozy parlor and tingling piano our guide. इसका मतलब ये है कि वो कहता है कि मैं ख़ुद को रोक नहीं पा रहा कि मेरे इर्द गिर्द जो इतना परफेक्ट म्यूज़िक बज रहा है पियानो का, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई जाल है जो कि मुझे वापस अपने घेरे में लिए हुए है और मुझे मेरा दिल जो है वो उसमें डूब रहा है और मुझे बिल्कुल रोना आ रहा है जब तक मैं अपने बचपन की पुरानी यादों में खो जाता हूँ और मैं वही वक्त को याद करता हूँ जैसे कि पुराने वक्त में हर संडे के दिन हम सब बैठा करते थे शाम में अपने घर में और वहाँ पर सब बैठकर मिलकर हिम्स का मतलब होता है कि आप ये कहें कि आप जो रिलीजियस पोएम्स गाने गाया करते थे, हम सब बैठकर अपने घर के लिविंग रूम में वो पोएम्स रिलीजियन पढ़ा करते हैं और पियानो के ऊपर उसको हम साथ मिलकर गुनगुनाया करते थे. इस स्टेंजा में एक्चुअली राइटर ये कहता है कि वो जब भी पियानो की मधुर आवाज़ सुनता है तो उसको महसूस होता है कि वो पियानो की आवाज़ इतनी परफेक्ट है कि जैसे वो उसके इर्द गिर्द कोई जाल बुन रही है और उस आवाज़ के थ्रू वो अपने जो है बचपन में चला जाता है, अपनी जो पास्ट है उसमें चला जाता है और वो ये देखता है और जब वो ये महसूस करता है तो उसका दिल बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाता है. वो याद करता है कि किस तरीके से हर संडे की जो है शाम को वो घर में बैठा करते थे, सर्दियों का जो है मौसम हुआ करता था, सीज़न हुआ करता था और किस तरीके से वो अपने घर के लिविंग रूम में बैठकर सारे हिम्स पढ़ा करते थे पियानो के ऊपर. हिम्स कहा जाता है रिलीजियस पोएम्स को जो कि वो सारे पियानो के ऊपर पढ़ा करते थे. द लास्ट वन. So now it is vain for the singer to burst in clamor with the great black piano appassionato. The clamor of childish day is upon me. My manhood is cast down into the flood of remembrance. I weep like a child for the past.
इस लास्ट पैराग्राफ में वो क्या कहता है, राइटर कहता है कि अब ये सिंगर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़जूल बात होगी कि वो जो है चिल्लाए और वो पुराने वक्तों को याद करके जो है शोर मचाए, क्योंकि अब उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पुराना वक्त लौट कर आए। और वो जो पियानो बजाया करता था, उसने आज तक उस ब्लैक पियानो को अपने पास जो है वो संभाल कर रखा है। बहुत ही ज़्यादा उसको वो पसंद करता है, उसका ख़याल करता है। आज भी अपने वो बचपन की यादों को बहुत ज़्यादा याद करता है और वो ये याद करता है किस तरीके से वो पियानो बजाया करता था। लेकिन अब क्योंकि वो बड़ा हो चुका है तो अब वो पियानो उस तरीके से नहीं बजा सकता जैसे वो पहले बजाया करता था, क्योंकि अब उसको वो मैच्योर हो चुका है और उसको ये ज़ेब नहीं देता कि वो मैच्योर पर्सनालिटी होने के साथ साथ अब पियानो बजाए। तो वो अपने पुराने वक्तों की जो तमाम बचपन की यादें हैं उसको याद करता है और जो है आंसू बहाता है कि उसने अपने पास्ट में किस तरीके से पियानो बजाया था, किस तरीके से अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड किया था, और अब वो वक्त डेफ़िनेटली वापस नहीं आ सकता। तो उसको वो तकलीफ़ महसूस हो रही होती है अपने पास्ट के हवाले से। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी समरी करें पियानो पोम के हवाले से तो ये पोम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें एक्चुअली राइटर ने अपनी कुछ सैड फीलिंग्स को शो किया है कि किस तरीके से वो अपनी मदर के साथ पियानो बजाया करता था और जो है उसकी मदर उसके साथ सिंगिंग किया करती थी, वो टाइम स्पेंड किया करता था। किस तरीके से वो अपने हॉलीडेज़ में अपने पूरे लिविंग रूम में बैठ कर सर्दियों के दिनों में किस तरीके से वो सारे मिलकर गीत गाया करते थे, पियानो बजाया करते थे और वो उस टाइम को इन्जॉय किया करते थे। अब क्योंकि वो बड़ा हो चुका है और अब वो पियानो नहीं बजा सकता उस तरीके से, क्योंकि वो उसको ज़ेब नहीं देता, अब वो मैच्योर हो चुका है। तो वो तमाम जो बच्चा उसके इर्द गिर्द जो एक औरत जो है बहुत परफेक्टली पियानो बजा रही है, वो उसको देखकर अपना जो है पास्ट याद कर रहा है और अपनी पुरानी यादों को याद करते हुए गमगीन हो रहा है। सो दिस इज़ द समरी ऑफ दैट पोम। द पोम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, रिटन बाय H.D. लॉरेंस। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीवन टेक आउट द कॉपीज़। वी आर गोइंग टू स्टार्ट words meaning of that chapter of that poem. As you all know, before starting the work we should have to make the title page of piano in the copy. After making the title of the piano, then we will start the copy work. Now as you can see, the picture is coming on the screen. आप देख रहे हैं कि आपको पिक्चर नज़र आ रही है वर्ड्स मीनिंग की। बिफोर स्टार्टिंग द वर्क, जैसे मैंने आपको गाइड किया है, यू हैव टू ड्रॉ द टाइटल ऑफ पियानो इन द कॉपी वेरी ब्यूटिफुली. Now every student please write down the date को डालिए. Write down the heading of piano on the header. Okay, write down the words meaning. You have to write down the words meaning with the marker and underline with the alternative one. Draw the line in between them. ठीक है, चलिए अब इसको लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब आप वर्ड्स को लिखना शुरू करेंगे. You will write the words with black pen and its meaning with the blue one. ठीक है, आपने ब्लैक पेन से जो है वर्ड्स को लिखना है और उसके मीनिंग्स को आपने ब्लू से राइट करना है. अंडरस्टैंड? चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू राइट द फर्स्ट वर्ड ऑफ द पोम पियानो इज़ अपैशनेटो. अपैशनेटो, व्हाट इज़ दैट मीन? पैशनेटो जो है वो एक इटालियन वर्ड है और इसका नाम है कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा जुनून रखते हो, पैशन रखते हो, तो उसको कहा जाता है अपैशनेटो. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अपैशनेटो? अ म्यूज़िकल डायरेक्शन टू बी परफॉर्म्ड इन एन इम्पॉइजन्ड वे. ठीक है, इम्पैशन्ड वे. ठीक है, क्या मतलब है कि आप किसी भी म्यूज़िकल डायरेक्शन के हवाले से, एक्चुअली इसमें बात किया गया है पैशनेटो को क्योंकि ये एक पोम के हवाले से वर्ड सिलेक्टेड है, यानी कि आप किसी भी चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं पूरे जुनून के साथ, तो उसको कहा जाता है अपैशनेटो. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव क्लैमर. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लैमर? क्लैमर का मतलब क्या है? अ लाउड नॉइज़. अ लाउड नॉइज़ मतलब कि ज़ोरदार आवाज़, चीखना, चिल्लाना, उसे कहा जाता है क्लैमर. इंसीडियस. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंसीडियस? स्लो एंड स्टबल. आप इसका मतलब ये कह सकते हैं कि धीमी और सुरीली परफेक्ट आवाज़ जो आए उसको कहा जाता है इंसीडियस. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव पार्लर. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्लर? ऑर्डिनरी सिटिंग रूम इन अ हाउस, यानी कि आपके घर का वो आम हिस्सा या कोई लिविंग रूम जहाँ पर सारे मिलकर बैठें, उसे कहा जाता है पार्लर. पोइज्ड. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव
Poised. What is the meaning of poised? Suspended in the air, often just before an action. यानी कि आप खो जाएं मधुर आवाज़ में या हवा में, आप कोई एक्शन को परफॉर्म करने से पहले स्टिल हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, तो उसको कहा जाता है poised. Okay? Now we have the last word vista. What is the meaning of vista? Vista का मतलब क्या है? A long succession of events in the past. यानी कि आप सदियों पुराने वक्त में चले जाएं और उसमें आपने कोई एक्शन को परफॉर्म किया हो जिसमें आपने बहुत ज़्यादा महारत रखी हो, तो उस दौर को हम जो याद करते हैं, सदियों पुराने वक्त में जो घूम जाते हैं या खो जाते हैं, उसको कहा जाता है विस्टा. सो दीज आर द वर्ड्स मीनिंग ऑफ द पोम पियानो. My dear students, hopefully you will enjoy the poem when you will listen this. मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं पियानो को आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं, और इसको आप सुनिएगा एंड आफ्टर लिसनिंग आप इसको जो है रीड करने की कोशिश कीजिएगा. आई हैव ऑल्सो मेंशन यू द डिफ़िकल्ट वर्ड्स. मैंने आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग्स बताने की भी कोशिश की है, तो उसको जो है आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा. ओके. आपने ये, मैं फिर आपको कह दूं कि पोम की जो मैंने रीडिंग की है, आपने इसको ख़ुद भी रीड करना है ताकि आपको वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पता चल सके. सो यू हैव टू डू इट वेरी थरली. आपको इसको करना है, अटेम्प्ट करना है. ऐसा ना हो कि आप सुनकर इसको जो है ड्रॉप कर दें. जब तक आप इसको रीड नहीं करेंगे तब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस करना है. इज़ दैट क्लियर? आप इसको होमवर्क भी लीजिए, रीडिंग को करेंगे अच्छे तरीके से. पूरे 12 लाइन की ये पोम है और 12 की 12 लाइंस आपने रीड आउट करनी है. डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आपने बार बार जो है रिपीट करना है ताकि आप उसको सही तरीके से प्रोनाउंस कर सकें. आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.